हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनुप स्टडी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। तो समझिए, 2 लेसन पढ़ लिए हम लोग, तीसरा लेसन चल रहा है। ठीक ना। गुरुत्वाकर्षण सबसे पहले समझ लेते हैं, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं? तो पृथ्वी या अन्य कोई ग्रह जिस बल से किसी पिंड को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उस बल को हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। मतलब कोई भी ग्रह हो, ठीक है, पृथ्वी हमारी एक ग्रह है ना, कोई भी ग्रह हो जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, उसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। बात समझ में आई होगी। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल को सर्वप्रथम न्यूटन ने सन 1686 ईस्वी में, ठीक है, सन 1686 ईस्वी में इसके बारे में बताया था। किसके बारे में? तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। और उन्होंने इसके लिए क्या बताया था कि आप लोगों ने देखा भी होगा, सबसे पहले जब एप्पल कंपनी की जो मोबाइल बनाया जाता था, तो उसपे जो एप्पल ऐसे कटा हुआ भाग होता है, उसकी जगह पे वो न्यूटन किसी एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे वो फोटो लगाया रहता था। ठीक ना। तो बताया जाता है कहानियों में कि जब न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो ऊपर से एक फल टूटा तो उनके सर पे गिर गया। ठीक ना। तो उन्होंने वहां पे सोचना शुरू किया कि ये फल गिरा तो ऊपर क्यों नहीं चला गया, क्यों नीचे ही आया। तो वहां से उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था। कब? 1686 ईस्वी में। ठीक है। और क्या होता है, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बता दिया। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है जी का मान, वो पृथ्वी पे कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है। यही जो गुरुत्वाकर्षण बल है चंद्रमा पे कितना होता है? तो इसका चंद्रमा पे जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के मान के क्या होता है? पृथ्वी के 1/6 होता है। यानी पृथ्वी का 1/6 होता है। पृथ्वी का 1/6 होता है। चंद्रमा पे जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के 1/6 भाग होता है। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल। और क्या होता है कि जब पृथ्वी तल से, ठीक है, ऊपर या नीचे जाने पे जो जी का मान होता है, वो क्या होता है? कम होता है। ठीक है, यानी पृथ्वी तल से ऊपर जाएंगे या पृथ्वी तल से नीचे जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा? मान कम होगा। ठीक है। और यही गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही जो वायुमंडल है वो क्या होता है? उपस्थित होता है। ठीक है, क्या होता है? उपस्थित होता है। किसके कारण? वायुमंडल की उपस्थिति का कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल ही है। ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण बल से क्या पॉइंट्स है आपके? देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल का मान ऊपर या नीचे जाने पे घटता है। एक और होता है, जो भी ग्रह है उसकी घूर्णन गति पे भी निर्भर करता है। किस पे? घूर्णन गति पे निर्भर करता है। यदि घूर्णन गति क्या होगी? ज्यादा होगी तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता है? कम होता है। ठीक है। यदि घूर्णन गति क्या होगी? कम होगी तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? अधिक होता है। ठीक है। यानी यहाँ पे जी का मान क्या होता है? जब घूर्णन गति क्या होती है? अधिक होती है, यानी उसके अक्ष पे घूमने की स्पीड क्या हो? ज्यादा हो, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? कम होगा। यदि घूर्णन जो करना है उसके अक्ष पे वो कम हो, तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो ये रहा इतना गुरुत्वाकर्षण बल से। ठीक है, इतने जो भी पॉइंट्स है सबको आप लोग ध्यान में रख लीजिए। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल वह बल होता है जिससे किसी वस्तु अपनी ओर आकर्षित करती है। गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी पे इतना होता है और चंद्रमा पे पृथ्वी का 1/6 होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम लोग का जो वायुमंडल है वो उपस्थित है पृथ्वी के चारों तरफ। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही जो गुरुत्वाकर्षण बल
जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है पृथ्वी तल से ऊपर और नीचे जाने पे क्या होता है, कम होता है। और उसकी घूर्णन गति पे कैसे निर्भर करता है, तो यदि पृथ्वी की घूर्णन गति क्या हो, ज्यादा होगी तो गुरुत्वाकर्षण बल कम काम करेगा। यदि उसकी स्पीड कम होगी, घूर्णन गति कम होगी, तो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्यादा होगा। इतनी बात क्लियर है। और एक चीज, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है तो इसके ध्रुवों पे, ठीक है, इसके ध्रुवों पे जो जी का मान होता है वो क्या होता है, अधिकतम होता है, ठीक है, अधिकतम होता है। और विषुवत रेखा पे, कहाँ पे, और विषुवत रेखा पे, विषुवत रेखा पे क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ध्रुवों पे जी का मान क्या होता है, अधिकतम होता है, और विषुवत रेखा पे क्या होता है, कम होता है। इतनी बात क्लियर है। आगे हम लोग इसको नोट करिएगा सब चीज को, ठीक है, सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा गुरुत्वाकर्षण बल से रिलेटेड, कि क्या होता है, पृथ्वी तल से ऊपर नीचे जाने पे क्या होता है, उसका मान कितना होता है, चंद्रमा पे मान कितना होता है, वो किन किन पर निर्भर करता है। ठीक है, ऊपर नीचे जाने पे क्या होता है, घूर्णन गति को कम या तेज अधिक करने से क्या होता है, उसका मान ध्रुवों पर कितना होता है, अधिक होता है, कम होता है, विषुवत रेखा पे। इतना बात क्लियर हुआ, सबको नोट करिएगा। फिर आगे देखते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ठीक है, इसके बारे में न्यूटन ने क्या बताया था, ये भी न्यूटन ने ही इसके नियम को दिया था। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने ही दिया था। क्या बताया था उन्होंने, बताया था कि यदि दो पिंड हो जिनके द्रव्यमान m1 व m2 हो, और वो एक दूसरे से किस दूरी पे हो, r दूरी पे हो। यानी दो पिंड है, एक m1 है जिसका द्रव्यमान और दूसरे का m2 है, और इसके बीच की दूरी r है। तो भाई इन्होंने, न्यूटन ने बताया था कि ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं होती हैं, प्रत्येक वस्तुएं दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, तो बताया था कि दो पिंड लेंगे तो इनके बल, जो आकर्षण बल है, कितना लगेगा, कैसे लगेगा, उसी नियम को हम लोग गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। तो उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने दो द्रव्यमान का, m1 और m2 द्रव्यमान का दो पिंड लिया था जिसको r दूरी पे रखा था। तो उन्होंने बताया कि जो इनके बीच लगने वाला बल होता है वो क्या होता है, दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक, क्वेश्चन फर्स्ट बना दीजिए। सेकेंड बात उन्होंने कहा था कि जो बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल, उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सेकेंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को आप एक साथ कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, ए प्रोपोर्शनल m1 गुणे m2 अपान r स्क्वायर। ठीक है, और जब भी हम लोग प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो क्या लगता है, एक नियतांक लगता है। यहाँ पे नियतांक लगता है कैपिटल G m1 इंटू m2 अपान r स्क्वायर, जहाँ पे G क्या है, तो यही है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। ठीक है, नियतांक होता है। तो यहां से हम लोग निकालते हैं किसका मान, गुरुत्वाकर्षण बल का मान। और G का मान होता है कितना, G का मान हम लोग कितना रखते हैं, 6.67 गुणे 10 की पावर -11, 6 गुणे 6 7 गुणे 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर इसका मात्रक है। कैसे निकालेंगे, यहाँ से G को यहीं पे रहने दीजिए, इसको भेजेंगे इसको गुणा होगा, ये आके बटे में होता है। F का मात्रक न्यूटन, R जाए रहेगा तो R दूरी है, मीटर होगा, स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, अपान दो द्रव्यमान, इसका भी किलोग्राम इसका भी किलोग्राम स्क्वायर, तो ये गुणा में तो बटे में आया रहेगा, तो वहीं लिखें मात्रक। बात समझ में आई होगी, बहुत ही आसान था। ठीक है, तो एकदम यही था आपका गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या बताया था उन्होंने, दो m1 और m2 द्रव्यमान के पिंड लिए थे जिसको r दूरी पे रखे थे। तो उन्होंने बताया कि जो दोनों द्रव्यमानों का गुणनफल होता है लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, जो उनके बीच लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल। सेकेंड बताते हैं कि जो उनके बीच लगने वाला बल है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको कंबाइन करेंगे तो ये आपका फार्मूला निकल के आता है, ये वाला। बात समझ में आई होगी। ठीक है, इसके कुछ महत्व दिखाए जा रहे हैं आपको स्क्रीन पे, उसको थोड़ा आप लोग समझ लीजिए क्या इसके महत्व हैं गुरुत्वाकर्षण बल का। तो कह रहा है कि गुरुत्व के कारण ही पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल विद्यमान है।
ठीक है, यानी मैंने बताया ना गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही जो पृथ्वी पे वायुमंडल है वो विद्यमान है, यानी वो अपनी ओर आकर्षित किया रहता है तो वो एक लेयर बना के पृथ्वी के चारों तरफ रहता है वायुमंडल। ठीक है, सेकंड कह रहा है गुरुत्व बल के कारण ही पृथ्वी की सतह पर प्राणियों का चलना संभव होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही, गुरुत्व बल के कारण ही मनुष्य जो है, प्राणियों हैं, पृथ्वी पे आसानी से चल पाते हैं। लास्ट क्या कर रहा है, लास्ट नहीं थर्ड क्या कर रहा है, पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण ही ज्वार भाटा आते हैं। जैसे चंद्रमा है, पृथ्वी है, ठीक है, जैसे इस कंडीशन में, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है और ये क्या है, चंद्रमा है। ठीक है, तो इनके गुरुत्वाकर्षण यानी पृथ्वी पे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी पे ज्वार व भाटा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, समुद्रों में ज्वार व भाटा उत्पन्न होते हैं। लास्ट क्या कह रहा है, चक्कर लगा रहे उपग्रह से अंतरिक्ष यात्री द्वारा यदि एक चम्मच नीचे गिराया जाए तो वह अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव में उपग्रह के साथ साथ उसी गति से गतिमान रहेगा। ठीक है, यानी जब कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में, जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं कर रहा है, अभाव में अगर किसी चम्मच को फेंक दे रहा है तो चम्मच उसके अभाव में वो उसी तरह ठहर के, जैसे मान लीजिए उस उपग्रह है, इसमें बैठे हैं व्यक्ति, अंतरिक्ष यात्री, चम्मच को फेंके तो इसी के साथ वो भी गति करेगा अंतरिक्ष में, चम्मच फेंकेंगे तो। ठीक है, कोई भी वस्तु फेंकेंगे तो जिस उपग्रह से फेंकेंगे उसी के साथ वह गतिमान होकर वो भी चक्कर लगाएगा। बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो नोट करिएगा इसे। फिर आगे देखते हैं केपलर का नियम, जिन्होंने ग्रहों के बारे में बताया था कि सूर्य के चारों तरफ जो भी ग्रह हैं, पिंड है, काशी पिंड है, वो चक्कर लगाते हैं तो क्या होता है, कैसी घटनाएं होती हैं, सब के बारे में उन्होंने बताया था। किसने, केपलर ने। ठीक है, तो चलिए देखते हैं केपलर का नियम। देखिए केपलर का नियम, केपलर ने ग्रहों के जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उसके बारे में बताया था, ग्रहों के चक्रीय गति के बारे में, यानी ग्रहों के जो नियम, वो गति जो करते हैं सूर्य के चारों तरफ, उसके बारे में उन्होंने नियम दिया था। ठीक है ना, तो क्या उन्होंने तीन नियम दिए थे इसके बारे में। ठीक है, ग्रहों के जो चारों तरफ चक्कर, सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह चक्कर लगाते हैं उसके बारे में वो क्या दिए थे, 3 नियम दिए थे। पहला नियम था कक्षीय चाल का नियम। क्या था, कक्षीय चाल का नियम। ठीक, सेकंड क्या था, तो सेकंड था क्षेत्रीय चाल का नियम। क्या था, क्षेत्रीय चाल का नियम, क्षेत्रीय चाल का नियम। और लास्ट क्या था उनका, परिक्रमण काल का नियम। क्या था, परिक्रमण काल का नियम। ये 3 नियम दिए थे किसने, केपलर ने दिए थे। इन तीनों नियमों को किसने दिया था, केपलर ने। ठीक है, क्या दिया था, केपलर ने। तो केपलर ने ग्रहों की गति के नियम के बारे में बताया था। ठीक है, उनका पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम के बारे में समझते हैं। ठीक है, पहला नियम क्या कहता है, कक्षीय चाल का नियम। उन्होंने बताया था केपलर ने, ठीक है, कि जो भी ग्रह हैं, जितने भी ग्रह हैं, वह सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घवृत्ताकार कक्ष में गति करते हैं। ठीक है, किस कक्ष में, तो दीर्घवृत्ताकार कक्ष में क्या करते हैं, गति करते हैं, ऐसे। ठीक है, ऐसे क्या करते हैं, ग्रह दीर्घवृत्ताकार में गति करते हैं सूर्य के चारों तरफ। और कहता है कि जो सूर्य होता है इस दीर्घवृत्ताकार के किसी एक फोकस पे स्थित होता है। किसी एक फोकस पे क्या होता है, जैसे दीर्घवृत्ताकार होते हैं तो इसमें 2 फोकस होते हैं। जैसे मान लीजिए इसका मेन एक्सिस है तो इस पे 2 फोकस होते हैं, जैसे एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे। जैसे मान लीजिए F1 फोकस है और ये F2 फोकस है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों फोकसों में से किसी एक फोकस पे क्या होता है, सूर्य होता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे मान ले रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग का क्या है, सूर्य है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सूर्य है। बात समझ में। तो पहला नियम इनका यही था कि जितने भी ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्ष में गति करते हैं, और जो सूर्य होता है इसमें दीर्घवृत्ताकार के किसी एक फोकस पे स्थित होता है, यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा। बात समझ में आई होगी। तो पहला नियम क्या था इनका, कि जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्ष में गति करते हैं। यही है उनका पहला नियम, बिल्कुल आसान। ठीक है,
इतनी बात समझ में आई। सेकेंड नियम क्या था उनका, क्षेत्रीय चाल का नियम क्या था उसको देख लेते हैं। तो क्षेत्रीय चाल का नियम क्या था, क्या बताया था उन्होंने, ठीक है। तो चित्र तो यही रहेगा, ऐसे ही गति करेगा ना, जो ग्रह है यहाँ पे सूर्य है, तो गति तो ऐसे ही करेगा, ठीक, दीर्घवृत्ताकार कक्ष पे। तो बताए थे उन्होंने कि क्षेत्रीय चाल के नियम में कि जो भी ग्रह होते हैं, ठीक है, उनको मिलाने वाली, सूर्य से मिलाने वाली एक रेखा, ठीक है, सूर्य से मिलाने वाली एक रेखा जो है समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ग्रह है, ठीक है, सूर्य से ये रेखा इसको मिला रही है, डबल नहीं हो रहा है, ये कि सिंगल हो, ऐसे, ठीक है। तो कह रहा है कि यह समान समय अंतराल में समान क्या होता है, क्षेत्रफल तय कर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ पे आया डेल्टा टी समय में, जैसे मान लीजिए ए बिंदु पे था तो बी बिंदु पे आया, ठीक है। तो यहाँ का जो ये क्षेत्रफल होगा, ठीक है, क्षेत्रफल हुआ, मान लीजिए अब ये यहाँ पे हो, ये ग्रह यहाँ पे हो, तो यहाँ से मिलाइए और फिर उसी समय वही डेल्टा टी समय में ही, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 घंटा लिया हो, तो यहाँ पे भी 5 घंटा ही लीजिए और फिर जहाँ पे आया ग्रह वहाँ पे रखिए। तो ये दो दोनों क्षेत्रफल होंगे, ठीक है, ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो उन्होंने यही बताया था, उनका क्षेत्रीय जो चाल का नियम है सेकेंड, उन्होंने ये बताया था कि जब सूर्य चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्ष में गति करता है सूर्य के, तो सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 घंटे में इतना क्षेत्रफल तय करी, फिर यहाँ पे इतना क्षेत्रफल तय करती है, ये दोनों क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे नजदीक, यहाँ पे दूरी इन दोनों के बीच की नजदीक है ना, यदि यहाँ पे भी ग्रह हो और ऐसे यहाँ पे जा रहा है 5 घंटे में यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक, तो इसका भी जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, उन दोनों क्षेत्रफलों के क्या होगा, समान होगा, ठीक है, क्या होगा, समान होगा। तो यही था उनका द्वितीय नियम, किसका, केपलर का। जब देखिए जब ग्रह होते हैं जो सूर्य से दूर जाते हैं तो उनकी चाल कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे चाल ज्यादा होगी तो कुछ जितना क्षेत्रफल तय करेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ज्यादा लग रहा है, फिर ये दूर जाएगा तो ये पतला बन रहा है, तो क्षेत्रफल सेम रहेगा। क्यों होता है, तो चाल उसकी कम हो जाती है जब दूर जाते हैं तो, ठीक है। तो बस यही नियम था कि ये जितने भी क्षेत्रफल हैं वो ये क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करते हैं। अर्थात इनका दूसरा नियम क्या था कि दूसरा नियम से कैलकुलेशन यही निकला था कि जो ग्रहों की क्षेत्रफलीय चाल होती है वो क्या होती है, नियत होती है। क्या होती है, नियत होती है, यानी जो dv/dt होती है वो क्या होता है, नियत होता है। क्या होता है, नियत होता है, ठीक है। बात समझ में आई होगी। चलिए लास्ट देखते हैं प्रकीर्णन काल का नियम, ठीक है। तो इसको इरेज कर लेते हैं और फिर देखते हैं, उसका भी चित्र बनाएंगे और फिर देखते हैं, ठीक ना। तो चलिए मिटाते हैं, चलिए देखते हैं उनका ये तीसरा नियम, ठीक है। तीसरा नियम के बारे में समझते हैं, प्रकीर्णन काल का नियम। तो देखिए जब कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है, उन्होंने तीसरा नियम में क्या बताया था कि जो ग्रह हैं सूर्य के चारों तरफ जब परिक्रमण करते हैं तो उनको पूरा एक चक्कर लगाने में जो जितना समय लगता है, जैसे मान लीजिए जो परिक्रमण काल लगता है उसका जो स्क्वायर होता है, ठीक है, समानुपाती होता है किसके, तो इस दीर्घवृत्ताकार के अर्ध दीर्घकाच के, अर्ध दीर्घकाच मतलब ये पूरा दीर्घवृत्त है ना, तो ये जो दूरी होती है ना इसको ए मानते हैं, इसी को अर्ध दीर्घकाच बोलते हैं, ठीक है, अर्ध दीर्घकाच बोलते हैं। इसके तृतीय घात के समानुपाती होता है, कितने के, तृतीय घात के समानुपाती होता है। यही उन्होंने तीसरा नियम बताया था। बस आप फॉर्मूला को याद रखिए, फॉर्मूला पूछता है आपसे, ठीक है। तो क्या होता है कि जितने भी ग्रह होते हैं सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो उनके जो एक परिक्रमण करने में जो लगा समय होता है उसका स्क्वायर जो होता है समानुपाती होता है उस दीर्घवृत्ताकार के अर्ध दीर्घकाच के क्या होता है, बराबर, अर्ध दीर्घकाच के तृतीय घात के बराबर होता है, ठीक है, तृतीय घात के बराबर होता है, अर्थात टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए क्यूब होता है। बात समझ में आई। ये था उनका तीसरा नियम था, किसका, केपलर का। तो उन्होंने यही 3 नियम दिए थे, तीनों नियमों के बारे में आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या,
पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, कि पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो क्या होता है। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, इसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर समझते हैं पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। ठीक है ना। तो देखिए भाई, ये पृथ्वी है, ठीक। और जब ये किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगी तो किस बल से करेगी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षित करेगी। इसका भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, ठीक। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खींचेगी, तो इसका जो द्रव्यमान है भाई, इसको खींचेगी तो जरूर इसमें भी एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा, ठीक। तो जो उत्पन्न होता है त्वरण, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। जैसे F बराबर m इंटू ए होता है, यानी किसी वस्तु पे बल लगा के और उसको धक्का देते हैं तो उसमें एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम लोग त्वरण बोलते हैं। ऐसे नॉर्मली त्वरण करते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा भाई, पृथ्वी किसी भी वस्तु को खींचेगी तो बल लगाएगी, उसका भी द्रव्यमान होगा। तो जब वो खींचेगी तो उसमें जो उत्पन्न त्वरण होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, जिसको G से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण को किससे डिनोट करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, इसको किससे डिनोट करते हैं, G से डिनोट करते हैं। बात समझ में आई होगी, ठीक। अब देखिए गुरुत्वीय त्वरण और कैपिटल G शरारती गुरुत्वाकर्षण नियतांक में संबंध, जो कि आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में फार्मूला यूज होता है, ठीक ना। जैसे हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर क्या निकाला था, G, जैसे मान लीजिए कैपिटल M एक स्मॉल m लिख दे रहे हैं, अब बटे में r², ठीक है। ये किसी दूसरी वस्तु जैसे m1 m2 हो तो यहाँ पे कैपिटल M स्मॉल m लिख दे रहे हैं, ठीक। इतना होता है, हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण में पढ़ा। न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़े, F बराबर क्या होता है, m इंटू ए, लेकिन यहाँ पे हम लोग का गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पढ़ रहे हैं तो F बराबर mg यूज करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण होगा ना कि त्वरण, ठीक। तो g हो गया सभी समीकरण नंबर सेकंड। देखिए इसका ये पक्ष, इसमें भी F यानी LHS बराबर है, तो भाई RHS भी बराबर होंगे, तो क्या होगा, कैपिटल G कैपिटल M अपान स्मॉल m, r² बराबर क्या होगा, स्मॉल mg, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो g बराबर क्या आएगा, g कैपिटल M अपान r²। ये निकल के आता है स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध। बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो इस संबंध को नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे भार के बारे में। किसके बारे में, भार के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक पॉइंट्स बताया है क्या, कि वह गुरुत्वीय बल के अधीन पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का त्वरण है। यानी यहाँ पे जो G है उसी को बताया कि पृथ्वी की तरफ गिरते हुए, स्वतंत्र रूप से गिरते हुए वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण है। मैंने पहले ही बता दिया कि जब पृथ्वी किसी वस्तु को बल लगा के खींचती है तो इसमें एक त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। बात समझ में आई है, ठीक है। तो इस फार्मूले को नोट कर लीजिए और फिर भार के बारे में समझ लेते हैं। भार क्या होता है, भार और द्रव्यमान दोनों में अंतर है, ठीक है। भार और द्रव्यमान दोनों में अंतर है। कैसे अंतर है, मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। भार किसे कहते हैं और द्रव्यमान किसे कहते हैं। तो द्रव्यमान किसे कहते हैं, तो पदार्थ में उपस्थित उसकी मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। जो द्रव्यमान होता है हर जगह समान होता है। जैसे 5 kg आलू ले लेंगे तो उसको यहाँ पे तौलिए या इंग्लैंड में तौलिए, कहीं भी ले जाके तौलेंगे, कहीं भी उसको ले जाएंगे तो वो 5 kg ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया भार, अरे सॉरी द्रव्यमान। तो भार क्या होता है, तो भार यही होता है जब कोई वस्तु, ये जो F बराबर m इंटू जी है ना, यही भार होता है। यानी जब पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करेगी, जितना बल लगा के अपनी तरफ आकर्षित करेगी, वही उसका भार होता है। और जो भार होता है वो हर जगह समान नहीं होता है। क्यों, क्योंकि G का मान हर जगह समान नहीं होता है, इस कारण भार का भी मान क्या होता है, अलग अलग होता है। ये द्रव्यमान तो फिक्स है, हर जगह द्रव्यमान समान होगा, लेकिन G का मान बदलेगा तो ये भार क्या होगा, बदल जाएगा। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, लेकिन भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। द्रव्यमान आपका अदिश राशि है, लेकिन भार क्या है आपका, सदिश राशि है। भार कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, सदिश राशि। इसका मान क्या होता है, F बराबर mg होता है। यही भार का फार्मूला है आपका। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बात समझ में आई होगी,
और यह पृथ्वी पे हर जगह समान नहीं होता है। ध्रुवों पे भार ज़्यादा होगा, विषुवत रेखा पे कम होगा, क्योंकि विषुवत रेखा पे जी का मान कम होता है, ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है। तो जी के मान पे निर्भर करता है क्या, भार निर्भर करता है। बात समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं पलायन वेग के बारे में। भार समझ गए आप लोग, भार और द्रव्यमान में अंतर समझ गए ना, भार क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, ठीक है। आगे देखिए पलायन वेग, इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट पलायन वेग। पलायन वेग क्या होता है, देखिए सारे जो चैप्टर हैं, सारा जो टॉपिक है आपका पॉलिटेक्निक हम लोगों ने फिजिक्स का पढ़ा था, सब वही है, ठीक है। और उसमें डिटेल में दिया भी था। अगर आपको एमआर की फिजिक्स पढ़ना है तो आप लोग पॉलिटेक्निक का ही वीडियो आप लोग देखिए, ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल्स है। इसमें तो सब ऑप्शनल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इसके ऑप्शनल उसको पढ़ लेंगे तो इसके ऑप्शनल को आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल सॉल्व किया है और आपसे पेपर में न्यूमेरिकल भी पूछता है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स ज़्यादा देता है, ऑप्शनल कम ही देता है, शायद कभी कभी किसी सेट में सिर्फ ऑप्शनल हो, लेकिन न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स के लिए इसमें थोड़ा कम दिया है, फिर भी दिया है। चलिए पलायन वेग के बारे में समझते हैं। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिससे किसी वस्तु को जिस ग्रह से भी फेंक दिया जाए तो वो क्या होगा, उसके गुरुत्व क्षेत्र को क्या कर जाएगा, पार कर जाएगा और फिर वापस नहीं आएगा। यानी वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को फेंक दे हम लोग, तो वो क्या होगी, एकदम ऐसे ऐसे चली जाएगी, फिर वो वापस आएगी ही नहीं, वो इसके गुरुत्वाकर्षण बल का जो क्षेत्र है उसको पार कर जाएगी, ठीक है। तो उसे बोलते हैं क्या, पलायन वेग। पृथ्वी तल पे यानी पृथ्वी पे पलायन वेग कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 11 किलोमीटर का वेग दे दीजिए। एक सेकेंड में 11 किलोमीटर का 11 किलोमीटर दूरी तय करेगी, तो समझिए उतने वेग से फेंक देंगे आप, तो क्या होगी, वह पृथ्वी से आप फेंक दिए उतने वेग से, तो क्या होगी, यह उसके गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगी, ठीक है। तो पृथ्वी तल पे जो पलायन वेग होता है इतना होता है, ठीक है। और चंद्रमा पे यही कितना होता है, चंद्रमा पे तो 2.83 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 2 किलोमीटर यानी एक सेकेंड में 2 किलोमीटर, जो कि बहुत ही कम है। और यही कारण है, इसका पलायन वेग ही कारण है कि जो चंद्रमा पे होता है वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है, यानी वहां पे वायुमंडल नहीं होता है, क्योंकि जितने भी गैस धूल के कण हो उनका जो वेग होता है पलायन वेग से ज्यादा हो जाता है, पलायन वेग से ही अधिक होता है, जिससे वो उसके गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाते हैं। इस कारण वहां पे वायुमंडल का निर्माण नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये रहा पलायन वेग से संबंधित जानकारियां। आगे आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है द्रवों के यांत्रिक गुण, ठीक है, कुछ गुण दिखाया जा रहा है, द्रवों के यांत्रिक गुण आपको स्क्रीन पे, उसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। देखिए क्या कह रहा है, पहला, सभी द्रव व गैसों को एक साथ रूप में तरल कहा जाता है, यानी जितने भी द्रव व गैस हो उनको एक साथ, यानी हम लोग एक शब्द में कहें तो उसको तरल हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। सेकेंड कह रहा है किसी वस्तु के तैरने को प्रवृत्ति उत्प्लावकता कहलाती है, यानी जो वस्तु है वो तैर रही है तो उसके गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्प्लावकता कहते हैं। तीसरा कह रहा है जब किसी वस्तु को द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो द्रव द्वारा वस्तु पर एक ऊपर की ओर बल लगाया जाता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने पॉलिटेक्निक में आर्किमिडीज का सिद्धांत नाम एक चैप्टर ही है जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़े, ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए हैं। तो आप लोग, मैं कहूँगा यही कि आप लोग उसके पॉलिटेक्निक का वीडियो देखा करिए आप लोग फिजिक्स का, क्योंकि जितने भी वो चैप्टर हैं उसका कुछ ही भाग इसमें दिया है, ठीक है। वहाँ पे आप डिटेल से पढ़ेंगे, पूरी जानकारी मिलेगी आपको, इसमें थोड़ा थोड़ा दिया है, और आप परीक्षा में बैठेंगे तो आगे से पूछ देगा तो कहेंगे यार हम तो ये पढ़े ही नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, तो किसी आगे कह रहा है चौथा, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर क्या होता है, F/A, यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, दाब। आपको फार्मूला दिख रहा है, फार्मूला को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसका मात्रक दिया है दाब का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसको एक शब्द में पास्कल बोलते हैं। एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। नेक्स्ट क्या है, किसी पदार्थ के द्रव्यमान m व आयतन v के अनुपात को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा।
आगे आर्किमिडीज का सिद्धांत है, ठीक है, मैंने बोला ना आर्किमिडीज का सिद्धांत एक चैप्टर ही है, उसके बारे में पढ़ना है तो आप लोग देख लीजिएगा उसको, वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके, पॉलिटेक्निक का प्लेलिस्ट है उस पर जाके आप लोग देख सकते हैं। क्या बताया था आर्किमिडीज के सिद्धांत ने, जब किसी वस्तु को द्रव में आंशिक रूप से या पूर्णतः रूप से डुबाया जाता है तो क्या होता है, वस्तु के भार में कमी का महसूस होता है, यानी वह हल्की प्रतीत होती है। और वह भार कितना कमी महसूस होता है, कितना करेगा, तो जितना भार हटाया रहेगा द्रव का, जितना द्रव का भार हटाया रहेगा उतना उसके भार में क्या होती है, कमी महसूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि वस्तु का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे जल के घनत्व के अनुपात को उस वस्तु का अपेक्षिक घनत्व कहते हैं। यानी किसी वस्तु का अपेक्षिक घनत्व निकालना है तो उसका घनत्व रखिए और 4 डिग्री सेल्सियस पे जो जल का घनत्व होता है उससे आप डिवाइड कर दीजिए तो उसका अपेक्षिक घनत्व निकल के आ जाएगा। ठीक है, जो आपको आगे फार्मूला दिया है, अपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बराबर जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त होता है। यदि चैप्टर पूरी तरह से समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, ज़्यादा पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाएगा, ताकि जितने भी हम लोग वीडियो अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे अगले वीडियो में हम लोग इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसके न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।